Assalamu alaikum students. Let's begin our lecture. लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, लेकिन आप ओवरऑल उन तमाम स्टेजेस को जो है सिंगल ब्लॉक की फॉर्म में आप देख सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं, जो कि इस तरह की एक ट्रायंगुलर सा आपके पास कंपोनेंट आ जाएगा। दो आपके पास उसके टर्मिनल होंगे इनपुट के, डिफरेंशियल है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक आपके पास आउटपुट होगी और आपने बायसिंग के लिए दो पिंस रखी हैं। कॉम्प्लेक्स एम्पलीफायर्स में इससे ज़्यादा पिंस और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बेसिक मिनिमम जो हैं ये पिनें हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर। साथ में आपको ये बताया गया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आपके पास जो इनपुट इम्पिडेंस है इधर देखने पे वो इन्फिनिट होती है आइडियल की। आउटपुट इम्पिडेंस जब आप देखते हैं ये हो गया आपके पास आर इन। ये सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, इम्पिडेंस भी। तमाम फ्रीक्वेंसी पे इम्पिडेंस का मतलब है कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर एसी में देखने के ऊपर भी आपको जो है ये इन्फिनिटी नजर आएगी। तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस थी वो आपके पास इस केस के अंदर, आइडियल के केस के अंदर, वो ज़ीरो है इम्पिडेंस। और आपके पास क्या था कि जी क्योंकि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है कि इधर से कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा। जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ओपन सर्किट है, तो कोई करंट नहीं फ्लो करना। दूसरा तीसरा जो पॉइंट है वो हमने पढ़ा था कि इसकी जो आपके पास जो गेन है, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन या ओपन लूप वोल्टेज गेन, वो आपके पास इन्फिनिटी है। आपके पास इसके अंदर और बैंडविड्थ भी इन्फिनिट है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने पहले देख लिए थे और ये पॉइंट सारे यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। एडिशनली ज़ीरो कॉमन मोड गेन है आपके पास कि अगर जो ओप एम्प के अंदर आपने एक जैसी वोल्टेज दोनों टर्मिनल्स को अगर आप शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है, या कोई भी वैसे कॉमन मोड इन जनरल आ रहा होता है आपके पास सिग्नल, तो कॉमन मोड को कोई गेन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाकी हमने ये देख लिया था कि आप अगर इनपुट साइड के ऊपर दो वोल्टेज सप्लाईज आपने लगाई हुई हैं तो उनके डिफरेंस को आप वी आई डी इनपुट डिफरेंशियल कह सकते हैं, और उनमें से जो एवरेज वैल्यू है, जो कॉमन वोल्टेज आ रही है, उसको वी इनपुट कॉमन मोड आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि आपने कोई भी सिग्नल है, वोल्टेजेस जो दो टर्मिनल्स पे हैं, आप उनको यूज़ करते हुए कॉमन मोड और डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल का गेन आपको पता है कि ए इन्फिनिट है और जो कॉमन मोड है उसका ज़ीरो आएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना CLO3 के सेक्शन 1 में, थोड़ा आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चीज़ आ जाती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब है? पहली चीज़ तो ये है कि जब नॉर्मल आपके पास एक ओप एम्प है जिसमें आपने, यहाँ पे मैं बायसिंग की पिंस नहीं शो कर रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपने टर्मिनल्स के ऊपर कोई वोल्टेज अप्लाई की है, तो वो आपके पास जो है ओपन लूप के अंदर आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ओपन लूप वोल्टेज गेन आपके पास जो है वो ए है। लेकिन आप अगर करना चाहें तो एक लूप को क्लोज कर सकते हैं कि इनपुट से मैं यहाँ पे एक कोई रजिस्टर लगा के इस साइड पे, और यहाँ पर से और आगे रजिस्टर लगा के यहाँ पे मैं अपनी जो है नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव वोल्टेज दे देता हूँ और इस टर्मिनल को ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी आउटपुट की साइड से इनपुट के किसी भी टर्मिनल के साथ कोई रजिस्टर लगा है, कोई चीज़ है, या रजिस्टर नहीं भी लगा, शॉर्ट सर्किट किया है, कोई भी कनेक्शन है, तो वो आपके पास एक लूप बन रही होगी और उस केस में आपके पास जो गेन आएगा वो क्लोज लूप गेन है। जैसे यहाँ पे एक लूप बन रही है। लूप का क्या मतलब है? आप इनपुट पे वोल्टेज देते हैं, उसकी वजह से आउटपुट आती है, आउटपुट की वजह से इस डिवाइडर के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे दोबारा इनपुट आती है और उस इनपुट की वजह से जो है आपके पास आउटपुट आती है। तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता चलता कि पहले आउटपुट आई कि पहले इनपुट आई। ठीक है, आप यहाँ से स्टार्ट करें तो भी ये चक्कर पूरा बन जाता है, इनपुट से स्टार्ट करें तो भी पूरा बन जाता है। तो ये इस तरह के केसेस के अंदर जहाँ इनपुट और आउटपुट के दरमियान में कोई कनेक्शन अवेलेबल हो, उसको क्लोज लूप सिनेरियो हम कहेंगे।
तो क्लोज लूप के केस में जहाँ पे हमारे पास कोई फीडबैक आ रहा है, उसमें से एक एग्जांपल तो ये है, यहाँ पे पहले बल्कि मैं बता दूं कि आपके पास दो तरह की जो है क्लोज लूप आपके पास फीडबैक हो सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये आपके पास भी आउटपुट है। अब अगर तो है आपके पास जो लूप बन रही है और आउटपुट जो है वो किसी भी चीज़ के थ्रू कनेक्ट होती है पॉजिटिव टर्मिनल इनपुट से, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब है कि आप इनपुट यहाँ पे अगर डिफरेंशियल देखें वी आई डी इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी आउटपुट है, माइनस वी नेगेटिव है, और वी आउटपुट इज इक्वल टू ए वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव है। ठीक है कि ये आपके पास जो है वी पॉजिटिव है और ये वाली चीज़ आपके पास वी नेगेटिव है और ये भी आउटपुट है। तो इन जनरल जो है ये रिलेशन यहाँ से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ए गेन के साथ ये रिलेशन आपके पास जो है वैलिड रहना होता है इन इनपुट टर्मिनल्स और आउटपुट टर्मिनल्स में। तो अगर आपके पास जो है लेट से इनपुट वोल्टेज थोड़ी बढ़ती है तो ये वी प्लस माइनस वी आउटपुट, लेट से इनपुट वोल्टेज आपके पास थोड़ी सी इंक्रीज हुई, ठीक है, जैसे कि ये इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हुई, तो इनपुट में ये पॉजिटिव फीडबैक अगर आपके पास है, माइनस आपने ये किया भी नेगेटिव गेन दिया, तो ये आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट आपके पास जब इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे फीडबैक आ रहा है, आउटपुट के इंक्रीज होने से इनपुट ने और इंक्रीज कर देना है, इनपुट के इंक्रीज करने से ये वाली चीज़ और इंक्रीज होगी तो आउटपुट दोबारा और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हम चक्कर इस लूप के अंदर देखते जाएंगे तो हमारे पास ये सब कुछ इंक्रीज होता जाएगा बार बार एक साइकिल के अंदर, जब तक कि आपके पास आउटपुट सैचुरेट नहीं कर जाएगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड के ऊपर या नेगेटिव साइड के ऊपर सैचुरेट जब तक नहीं कर जाएगी, अगर ये इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज नेगेटिव प्रोवाइड की गई है तो ये डिक्रीज करता रहेगा जिस तरह मैं यहाँ पे इंक्रीज करता था। तो पॉजिटिव फीडबैक के केस में आपके पास ये कभी भी स्टेबल नहीं होता, आप जिस भी पॉइंट पे रखेंगे ये फौरन से तेजी से ये लूप में घूमते घूमते जो है ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक हमारे पास स्टेबल नहीं होता, पॉजिटिव फीडबैक हमने यहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं करना, हमने यहाँ पे जो इस्तेमाल करना है वो हमने करना है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक हमारे पास हमेशा जो है वो स्टेबल होता है। वजह, ये आउटपुट है, ये अब मैं ऊपर नेगेटिव बना रहा हूँ और ये वाला टर्मिनल मेरे पास है पॉजिटिव। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि जो भी कनेक्शन, जो मज़ीद इधर कंपोनेंट्स लगे हों, 10 रेजिस्टर्स का कनेक्शन हो, लेकिन करके एंड के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, रिलेशन हमारे पास वही है कि वी आउटपुट इज इक्वल टू ए टाइम्स वी पॉजिटिव माइनस वी आउटपुट। तो इधर क्या होता है कि अगर आपने जो है इनपुट साइड के ये सॉरी साइन एक तो बार बार इसका मैं वी आउट वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, तो अगर आप जो है यहाँ पे इस वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि जी इसके मुकाबले में आपके पास वी प्लस माइनस ये अगर बढ़ेगा तो ये जो इनपुट डिफरेंशियल है ओवरऑल जो है ये थोड़ा आपके पास कम होगा, कम होगा तो आउटपुट आपके पास कम हो जाएगी। नेगेटिव टर्मिनल पे अगर हल्की सी कोई वोल्टेज इंक्रीज करती है तो आपके पास क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करने से डिफरेंस जो है ये और रिड्यूस हो जाएगा।
रिड्यूस होने से जब आप डिफरेंस ये रिड्यूस हुआ तो ओवरऑल आउटपुट रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसका शो कर देता हूँ कि जी अगर ये इस टर्मिनल पे वोल्टेज बढ़ती है तो आउटपुट आपके पास नेगेटिव होगी। आउटपुट आपके पास नेगेटिव होती है, ये मैं अब सेकंड इटरेशन इसकी बता रहा हूँ कि क्या होगा सेकंड स्टेप के अंदर। तो आउटपुट आपके पास रिड्यूस हुई, तो रिड्यूस होने से ये जो परटर्बेशन थी ये अब नीचे को रिड्यूस होगी। ये रिड्यूस होगी तो ये आपके पास जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा, उसके वजह से ये आउटपुट फिर थोड़ी बढ़ने लगेगी लेकिन पहले से कम होगी, जिसकी वजह से ये फिर थोड़ा सा बढ़ता है, ये फिर आगे जो है थोड़ा इस तरह से इम्प्रूव होगा। तो एक ये साइकिल में नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, एंड पे जाके ना किसी एक पॉइंट के ऊपर ये दोनों फिक्स हो जाएंगे कि आउटपुट की वैल्यू और ये जहाँ पे स्टेबिलिटी इनको मिल जाएगी ना, तो वहाँ पे जाके इनपुट चेंज करने पे या इनपुट और आउटपुट इनको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे और उस पॉइंट पे स्टेबल रहेंगे। आप चेंज करने की कोशिश भी करेंगे ना तो ये थोड़ी सी देर के बाद दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाएगा। अब जैसे इधर बढ़ाने की कोशिश की लेकिन थोड़ी देर के बाद नेगेटिव इफेक्ट आया और ये दोबारा वहीं पे जाके रुक गया। बढ़ाने की कोशिश करेंगे आउटपुट कम हो जाएगी, वो दोबारा सीधा कम करने की कोशिश करेंगे तो दोबारा अगली तरफ आ जाएगा। तो ये मैं इस तरीके से इसको, जैसे एक दफ़ा पहले था कि पहला स्टेप आपने क्या किया कि जी इनपुट वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश की, तो बढ़ाने की कोशिश की वजह से ये रिलेशन बता रहा है कि आपके पास आउटपुट कम हो गए। आउटपुट कम होने से जो फीडबैक बढ़ाने का जो इफेक्ट है वो इसके थ्रू आया था, वापसी का इफेक्ट इसके थ्रू आया और आपके पास इनपुट ये जो वोल्टेज जो बढ़ने लगी थी ये उतनी ही रिड्यूस इसको कर दिया। रिड्यूस होने से क्या हुआ कि दोबारा इधर से वोल्टेज थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने से दोबारा जो है ये अब थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल जो है ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा जब तक कि एसिम्प्टोटिकली, ठीक है, ये आपके पास जीरो को नहीं पहुंच जाता। और ये अगर एम्पलीफायर का गेन बहुत ज़्यादा है ए, तो उस केस में ये बहुत क्विकली होगा और बैंडविथ अगर लार्ज है तो क्विकली आप जो है स्टेबिलिटी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये थोड़े से ना इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। आपने जो चीज़ यूज़ करनी है अब यहाँ पे देख के आप बताएं कि ये कौन सा फीडबैक है, ये पॉजिटिव फीडबैक है कि नेगेटिव फीडबैक है। यहाँ से हम देखते हैं कि जी ये जो रजिस्टर लगा ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जी ये नेगेटिव फीडबैक है। गुड, हमें ये चीज़ पता चल गई। तो अब नेगेटिव फीडबैक के साथ एक और भी फर्दर एक चीज़ हमने देखनी होती है। ठीक है, पहला एलिमेंट हमें पता चल गया, ये अब नंबरिंग यूजलेस हो गई है। पहली चीज़ हमें पता चली कि जी ये नेगेटिव फीड, बल्कि सबसे पहली चीज़ हमें पता चली कि ये क्लोज लूप है, ओपन लूप नहीं है क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन आ रहा है। सेकंड चीज़ हमें ये पता चली कि ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, कि जो फीड लूप आ रही है वो पॉजिटिव से नहीं नेगेटिव से कनेक्टेड है। जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास है कि जो इनपुट एक्चुअल कनेक्टेड है। ठीक है, इनपुट कहाँ पे है, इनपुट हमारी यहाँ पे कनेक्टेड है इस नोड पे ये। ठीक है, सप्लाई लगी हुई है, ये सप्लाई किस ब्रांच के साथ है, क्या ये ब्रांच हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है कि पॉजिटिव पे कनेक्टेड है। अब याद रखें फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के लिए जो है ये आपके पास डिपेंड करता है ये कहाँ पे कनेक्टेड है, आउटपुट का कनेक्शन। तो ये पॉसिबल है आउटपुट का कनेक्शन नेगेटिव फीडबैक का हो, यहाँ तक हो, पर इनपुट आप जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल पे दे दें। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशंस का फ़र्क होता है। हमने काम क्लोज लूप में ही करना है, हमने काम जो है नेगेटिव फीडबैक का ही करना है इस कोर्स में, पर जो ये इनपुट कहाँ पे लगनी है ये हमारे पास चेंज होगी, दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो अभी जो हम करेंगे उसको कहते हैं इन्वर्टिंग क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक वाली है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो सप्लाई लगी है वो नेगेटिव टर्मिनल के साइड पे लगी है, तो इस टर्मिनल को इन्वर्टिंग टर्मिनल भी कहते हैं, तो हम इसको कहेंगे इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्टिंग। ठीक है,
तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा जी ये इन्वर्टिंग के साथ करना है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, या इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में ड्रॉ करें और आगे सॉल्व करें। तो अब आपको फिर पता होना चाहिए इन्वर्टिंग कौन सी है, नॉन इन्वर्टिंग कौन सी है। ठीक है, तो इन्वर्टिंग ये वाली है जहाँ पे आपके पास सारा एक तो फीडबैक नेगेटिव हो, क्लोज लूप हो और इनपुट इधर कनेक्टेड है। दूसरे केस में आपके पास ऑप्शन होती है या तो इन्वर्टिंग होगी और नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग के केस में जो है वो इनपुट आपके पास इधर दी गई होगी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसमें नहीं है, आपको टर्मिनल्स के नाम बताना चाहिए। इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो अभी जो स्टार्ट का पहला हम पोर्शन जो सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ। तो ये एक स्टैंडर्ड जो है हमारे पास इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक रेजिस्टर R2 के थ्रू फीडबैक हमारे पास आ रहा है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और फिर एक फर्दर R1 रेजिस्टर के थ्रू हमारे पास जो है इनपुट सिग्नल आ रहा है। ये AC हो सकता है, ये DC हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। और मकसद क्या है हमारा कि हम निकालें कि आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट क्या होगी क्लोज लूप के। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व हम कैसे करें। अब हमें एक चीज़ पता है कि ये आइडियल ऑप एम्प के केस में हम कर रहे हैं कि हमारे पास इसका जो ओपन लूप गेन है, क्लोज लूप गेन G है, ओपन लूप गेन जो A है वो हमारे पास होता है इन्फिनिटी। तो हम रिलेशन सबसे पहले लिखेंगे कि किस रिलेशन के साथ हम आउटपुट हमारे पास किसके बराबर होती है। तो आउटपुट इज इक्वल टू A टाइम्स V2 पॉजिटिव वाला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस V1 जो कि आपके पास जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो ये हमने लिख लिया। तो अब हमें इधर पता चलता है कि जी A की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V आउटपुट ओवर A। अब A इन्फिनिटी है, V आउटपुट ओवर इन्फिनिटी ये किसके बराबर होगा। V आउटपुट तो हमें पता है कि कोई कांस्टेंट नंबर ही होगा ना, तो इसको इन्फिनिटी पे डिवाइड करें 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि V2 इज इक्वल टू V1, जो कि बड़ी एक अजीब सी बात है कि आपने खाली क्योंकि इसका गेन इतना ज़्यादा था, इन्फिनिटी था ओपन लूप, तो खाली ओपन लूप गेन इन्फिनिटी होने की वजह से आपके पास ये दोनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज हमेशा बराबर होगी नेगेटिव फीडबैक के केस में, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक के अंदर जो है ये इतनी तेज़ी से ऑपरेट कर रहा होता है। आप यूँ समझ लें कि आउटपुट जो है वो फौरन स्टेबलाइज हो जाएगी एक वैल्यू पे, इस तरीके से कि ये दोनों टर्मिनल्स बराबर होंगे। अगर इनके दरमियान में थोड़ा सा भी वोल्टेज का फ़र्क होगा तो उसकी वजह से तो ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे चले जाना चाहिए उसको, क्योंकि इन्फिनिट गेन आ रहा है। तो इस तरह होता नहीं है, और एक्चुअली आपके पास ये हमेशा एग्जैक्ट मैच एक दूसरे के वोल्टेजेस आ रही होती हैं। गुड, तो पहले हमने ये चीज़ एक निकाल ली। ये तमाम जो है कॉन्फ़िगरेशन में क्लोज लूप के केस में आपके पास होगा। तो अब हमारे पास क्या है, ये सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे हैं। अब हमें पता था कि V2 इज इक्वल टू V1। अब इधर यहाँ पे आपके पास जो है ये वोल्टेज थी V1, ये V1 है और ये है V2। अब हमें V1 की वैल्यू क्या है इधर हमें नहीं पता। V1 कुछ भी हो सकता है नॉर्मल जब हम सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि बेहतर है कि इसको ना यहाँ पे कुछ स्टेप्स एडिशनल लिखे हैं जो कि मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा, तो मैं यहीं पे पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या पता चला कि जी V1 और V2 बराबर हैं। V1 की क्या वैल्यू है, नो आइडिया,
हमें नहीं पता, ये कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क है, इधर 3 करंट्स फ्लो कर रहे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है मामला। तो हमें लेकिन V2 की वैल्यू हमें फिक्स पता है। V2 क्या है? V2 इज इक्वल टू 0 वोल्ट्स। तो V1 क्या हो गया? V1 भी हमारे पास 0 वोल्ट्स हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास 0 वोल्ट्स हैं, लेकिन हम एक्चुअल ग्राउंड से हमने कनेक्ट इस पॉइंट को नहीं किया हुआ। वो तो हमने जो है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड से कनेक्ट किया था, पर इन्वर्टिंग टर्मिनल भी 0 वोल्ट पे फिक्स हो गया। मतलब इसका क्या हुआ कि ये हमारे पास वर्चुअल ग्राउंड है। ये आपको पहले बताया था डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स के केस में। ठीक है, वहाँ पे एक और कॉन्टेक्स्ट में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे भी आपके पास वर्चुअल ग्राउंड आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है वर्चुअल ग्राउंड। अब यहाँ पे हमें जब पता चल गया कि 0 वोल्ट्स हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं? इसके क्रॉस I1 हम निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा हमारे पास? I1, ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे VI है, तो ये क्योंकि 0 है तो इधर से टेल माइनस हेड, VI माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू I1। अच्छा, उसके बाद जब ये हमारे पास करंट इधर से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे पहुंच के KCL हम लगाते हैं, हमें पता चलता है कि जी दो तरफ करंट जा सकता है। इसका मैंने बता दिया, दो तरफ करंट जा सकता है। यहाँ तो करंट सीधा इधर चला जाएगा, यहाँ स्प्लिट होके एक हिस्सा इधर जाएगा या बाकी इधर जाएगा। अब चीज़ ये है कि आइडियल ऑप एम्प की एक और प्रॉपर्टी थी कि इसकी इनपुट इम्पिडेंस इन्फिनिटी है, जिसका मतलब है कि इधर से कोई करंट नहीं गुजर सकता। जो करंट इस तरफ को आएगा वो होगा 0 एम्पेयर। इसी तरह यहाँ से करंट जो है वो 0 एम्पेयर इस तरफ को फ्लो करेगा। तो जितना भी ये करंट आ रहा है, अगर इधर नहीं जा सकता, इधर ओपन सर्किट है, तो सारा का सारा करंट हमारे पास ऊपर इधर से फ्लो करेगा इस R2 में से और यहाँ तक आएगा। इसकी वैल्यू मैं लिख दूँ, तो हमें पता चला कि जी I2 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू VI ओवर R1। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? ये स्टेप लेट से 1 है, ये स्टेप हमने 2 किया है, ये स्टेप 3 चलें कर लें नेक्स्ट के अंदर। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि जी अब यहाँ पे हमने आउटपुट निकालनी है, तो यहाँ पे दोबारा हम जो है ओहम्स लॉ लगाएंगे। टेल पे क्या वोल्टेज है? 0। हेड पे क्या वोल्टेज है? V आउटपुट इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, ये वोल्टेज I2 कितना था? I2 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ VI ओवर R1। I2 I1 के बराबर था, उसकी वैल्यू टाइम्स R2। तो इसी को यहाँ पे फिर आगे हम लिखते हैं और V इनपुट को डिवाइड कर लेते हैं, तो V आउटपुट ओवर V इनपुट इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। ठीक है, माइनस R2 ओवर R1 आपके पास आ गया इसका ओवरऑल गेन, और ये पांचवा जो पॉइंट है तकरीबन वो ये आ गया आपके पास। तो अब ये जो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ये जो क्लोज लूप गेन हमने निकालना था, ये G के बराबर है। ठीक है, वो क्लोज लूप गेन हमारे पास आया -R2 ओवर R1 आइडियल ओप एम्प के केस में, जिसमें ओप एम्प ने इटसेल्फ इतना और कोई इसके गेन के रिलेशन में ओप एम्प का गेन आया ही नहीं है आपके पास। ठीक है, और हमें पता चला है कि जी ओप एम्प आप लेकिन अगर लगाते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रखते हैं, तो जो यहाँ पे आपके पास रजिस्टर है और जो ये रजिस्टर है,
ये जितना ज़्यादा वैल्यू रजिस्टर की लगाएंगे एज कम्पेयर टू R1 उतना ज़्यादा गेन होगा आपके पास। ये वही स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेप आपके पास है कि जी इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस जीरो है। दूसरा स्टेप है कि जी ये वर्चुअल ग्राउंड होगा। तीसरा स्टेप है यहाँ से करंट निकाला। चौथा स्टेप है कि ये आइडियल के अंदर यहाँ पे करंट नहीं फ्लो करता। और पांचवा स्टेप है कि दोनों करंट बराबर हैं। और सिक्स्थ में आपने यहाँ पे ओम्स लॉ इसके क्रॉस लगा के ये रिलेशन निकाल लिया। ये सब हमारे पास तब था कि अगर हमारे पास एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसका हमारे पास जो है इनपुट, जिसके केस में हमारे पास जो उसका ओपन लूप गेन ए है वो हमारे पास है इन्फिनिटी। ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्लोज लूप गेन ये आना है -R2/R1। लेकिन अगर हम जो है हमारे पास क्लोज लूप गेन इसका इन्फिनिटी नहीं आता, ओपन लूप गेन इन्फिनिटी नहीं है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो इनिशियली जैसे कि हमारे पास था कि वी आउटपुट इज इक्वल टू ए टाइम्स V2 माइनस V1। तो अगर ये इन्फिनिटी नहीं है तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि दिस इज V1। V1 ये V2 है, ये V1 है। V1 इज इक्वल टू, ये पहले V आउटपुट ओवर ए डिवाइड कर देंगे आप, और बाकी जो है आपके पास ये आ जाएगा। ये मैं दो स्टेप इकट्ठे कर रहा हूँ, माइनस V आउटपुट ओवर ए। लेकिन क्योंकि V2 आपके पास जो है वो ज़ीरो के बराबर है, तो V1 इस पॉइंट पे वोल्टेज अब वर्चुअल ग्राउंड नहीं आएगा। वर्चुअल ग्राउंड की बजाय ये आपके पास ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा माइनस V आउटपुट ओवर ए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये वोल्टेज लिखी भी है माइनस V आउटपुट ओवर ए आपके पास है। ये है उस केस में अगर फाइनाइट ओपन लूप गेन ए हो। अगर इसको जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, इसी रिलेशन में इन्फिनिटी पुट कर दें तो माइनस V आउटपुट ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाता है। फिर इस केस में जब अगले स्टेप्स में आपने करना है करंट निकालना है, तो V इनपुट माइनस आपको अब इसके V1 की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। ये रिलेशन आ जाता है। उसके बाद जो है ये I1 करंट इधर से फ्लो कर रहा था, I2 अब भी यहाँ से जो है ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स में करंट ज़ीरो होगा। तो जितना करंट इधर आ रहा है वो सारा का सारा यहाँ से फ्लो करके आगे मूव कर जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे जो है करंट्स जब बराबर हो गए तो इसके क्रॉस ओहम्स लॉ लगाया। ठीक है, इसके क्रॉस ओहम्स लॉ क्या होगा? अब आपके पास होगा V1 माइनस V आउटपुट इज इक्वल टू I2 R2। तो V आउटपुट जो है वो अगर अगली साइड पे ले जाएं, ये रिलेशन इस तरफ, V1 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ से निकाला था माइनस V आउटपुट ओवर ए, वो प्लेस कर दी। तो करंट की और रजिस्टर की वैल्यूज यहाँ से प्लेस कर दी, और ओवरऑल जो है फिर इसको सॉल्व अगर हम करते हैं, वी आउटपुट की सारी टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, वी इनपुट की सारी टर्म्स अगली तरफ रहने देते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास रिलेशन क्लोज लूप गेन में ये आ जाएगा -R2/R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R2/R1। ठीक है, तो जो ये वाला खाली हिस्सा है वो डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, तो इस रिलेशन में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ए इन्फिनिट नहीं है, ओपन लूप गेन इन्फिनिटी नहीं है, तो उस केस में इसका आपके पास इम्पैक्ट आएगा और वो इतना होगा। और अगर आपने जो है ये ए की वैल्यू इसी रिलेशन में इन्फिनिटी प्लेस करें, तो ये आपके पास क्या बन जाता है? -R2/R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या हो गया? ज़ीरो, इज इक्वल टू माइनस
R2/R1। तो आपके पास वही रिलेशन आ गया जो कि इससे पहले आपने निकाला था, ये वाला। तो इससे पता चलता है कि डेरिवेशन और सारा कुछ आपके पास जो है वो करेक्ट है। तो ये इम्पैक्ट जो है ये हमारे पास आएगा अगर ये आपके पास जो है इंफिनिटी ओपन लूप गेन नहीं है। अच्छा जी, जैसे हमने हम स्टेजेस में पढ़ते रहे थे कि जो भी एम्पलीफायर हमने स्टडी करना है उसकी हमने इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस वगैरह वैल्यूएट करनी होती थी, हमने उसका ओपन लूप गेन, क्लोज लूप गेन और इस तरह की चीज़ें थी। इधर अब ओपन लूप गेन का तो हमने नहीं करना, वो हमने वैसे देख लिया कि बाय डेफिनेशन जो ओप एम्प बन के आ गया वो हमारे पास उसका बताया होगा, डाटा शीट में लिखा होगा। तो हमने क्लोज लूप गेन्स पे फोकस किया है और वो हमने यहाँ पे वैल्यूएट कर लिए हैं कि जी अगर आपके पास इन्फिनिट ओपन लूप गेन है तो ये रिलेशन है, और अगर आपके पास फाइनाइट है तो ये रिलेशन आ गया। उसके बाद क्या होता है जी, इनपुट रेजिस्टेंस निकालनी है। अब ये बड़ा एक ना टेक्निकली चैलेंजिंग सा आपके पास लगता है कि इनपुट इम्पीडेंस तो हमने पता था कि आइडियल ऑप एम्प की इन्फिनिटी होती है, यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो करता। लेकिन जब आप यहाँ पे एक R1 रजिस्टर लगा देते हैं और उसके बाद आप चेक करते हैं, तो अब याद रखें कि आप इस पॉइंट से आगे नहीं देख रहे। इस पॉइंट से देखने के ऊपर तो आपको ओपन सर्किट नज़र आ रहा था, पर इस पॉइंट से देखेंगे तो ये ओपन सर्किट है, लेकिन इस साइड के ऊपर तो कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। और इधर से देखेंगे तो वो आपको R1 नज़र आ रहा है और R1 के आगे जो है कोई ना कोई आइटम्स कनेक्टेड है। पर चीज़ ये है कि क्योंकि यहाँ पे जो हमने जैसे नॉर्मल सॉल्व करते थे उसी तरीके से हम चेक करेंगे। वो तरीका क्या क्या होता था कि इस पॉइंट से आपने जो है ग्राउंड तक पहुंचना है और चेक करना है कि जी क्या क्या रजिस्टर बीच में आते हैं। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड था तो ये पहले ही 0 वोल्ट्स के ऊपर है। तो जो भी आप इधर से अगर वोल्टेज टोटल देखेंगे इसके क्रॉस या रेजिस्टेंस देखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो कि ग्राउंड है, तो वो आपको R1 नज़र आती है। तो इसका मतलब है कि ऑल्दो एक आइडियल ओप एम्प की जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी थी, आपके पास ये भी इनपुट या इस केस के अंदर क्लोज लूप केस में इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन के केस में आपको जो है रेजिस्टेंस R1 नज़र आएगी, इनपुट रेजिस्टेंस। इसको पूरा सॉल्व भी आप कर सकते हैं कि जी इनपुट अगर आपने एक टेस्ट सप्लाई लगाई है उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है, तो करंट की वैल्यू हमें पता है वो होगी VI/R1। तो डिवाइड इनको कर दें R1 आ जाता है। तो ये भी तरीका है हमारे पास। आउटपुट रेजिस्टेंस हम देखते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें पता था 0 है, लेकिन इस पॉइंट से क्या होगी। आउटपुट रेजिस्टेंस के केस में आप सप्रेस कर देंगे जितनी भी इंडिपेंडेंट सप्लाईज हैं। पहले हमने नहीं इधर सप्रेस किया बल्कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो अगर आप इसको सप्रेस कर देते हैं तो वोल्टेज जो है इधर 0 वोल्ट है, इधर भी 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है। तो इधर से इस तरफ को कितना करंट जाएगा, 0 0 करंट भी इधर से 0 हो गया, इधर से करंट 0 हो गया। तो ऐसे है जैसे ये पूरी ब्रांच कनेक्टेड नहीं है। तो अगर ये पूरी ब्रांच कनेक्टेड नहीं है और ये बाकी रिमेनिंग ये हिस्सा है, तो इधर से देखने पे क्या रेजिस्टेंस नज़र आएगी। तो हमें पता है कि जी V2 माइनस V1 हमारे पास जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। और उस केस में जो है हमारे पास A भी 0 है, A इन्फिनिटी है, लेकिन बाकी सब कुछ हमारे पास 0 है। और जब ये लूप ख़त्म हो जाती है तो खाली जब ओप एम्प रह जाता है, उसका हमें पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट पता था कि इस पॉइंट से आगे देखने के ऊपर हमें जो रेजिस्टेंस है वो 0 ओहम नज़र आएगी। तो जब ये ब्रांच ख़त्म हो गई तो हमें यहाँ से देखने पे भी ये 0 ओहम नज़र आएगी। तो ये मतलब कि सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो R1 है क्लोज लूप केस में,
और आउटपुट रेजिस्टेंस 0 है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये क्योंकि रिलेटिवली ये सिंपल जो है ओहम्स लॉ और इस तरह के रिलेशंस और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑप एम्प्स के उनके साथ सॉल्व हो रहा था, तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैंने नहीं करवाई और मैं सीधा एक थोड़ा बहुत रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एग्जांपल पे आ रहा हूँ जिसमें हमें थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइडियल ऑप एम्प आया हुआ है। हमने क्या करना है, डिज़ाइन करना है इसको इस्तेमाल करते हुए एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद अ गेन ऑफ 100। ठीक है, गेन हमारे पास आना चाहिए 100। इन्वर्टिंग है तो ये मतलब है कि नेगेटिव साइन मोस्ट प्रोबेबली होगा। ठीक है, ये हम देख लेंगे साइन इसमें आता है कि नहीं। एंड एन इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ 1 मेगा। आर इनपुट कह दिया उसने कि हमारे पास आने चाहिए 1 मेगा ओहम। अच्छा, एडिशनली क्या है कि अज्यूम दैट फॉर प्रैक्टिकल रीजंस इट इज रिक्वायर्ड नॉट टू यूज रेजिस्टर्स ग्रेटर देन, और उसने कह दिया है कि जी 1 मेगा से ज़्यादा के कोई रजिस्टर नहीं करना। मैक्स। अच्छा, अब अगर तो हम स्टैंडर्ड केस में देखें, ठीक है, स्टैंडर्ड केस क्या था ये। अब अगर इसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या है R1, तो R1 की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1 मेगा ओम। ठीक है, तो उस केस में अगर मुझे गेन 100 का चाहिए तो ये रजिस्टर इसके मुकाबले में 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं 100 मेगा ओम लगानी पड़ेगी। पर ये 100 मेगा ओम की आपको रेजिस्टेंस कहीं पे नहीं मिलेगी, ये तकरीबन ओपन सर्किट ही है। 1 मेगा भी बहुत बड़ी है पर ये तो बहुत ही ज़्यादा है ना। और उसने कहा है कि जी 1 मेगा से ऊपर का रजिस्टर नहीं लगाना। तो अगर हमने 1 मेगा से ज़्यादा का रजिस्टर नहीं लगाना तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस भी हाई रखें और गेन भी ज़्यादा लें, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए सर्किट में एक कोई डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशन लगी है। बजाय इसके कि खाली R1 और R2 हों, उसने R3 R4 भी इधर रजिस्टर्स लगाए हुए। तो बेसिक्स हमने स्टेप्स वगैरह चीज़ें देखी थी, उन्हीं को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अब, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा। हमें पता है कि जी ओपन लूप गेन जो है आइडियल ऑप एम्प है तो हमारे पास इन्फिनिटी है, जिसका मतलब है कि V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव। और ये क्योंकि टर्मिनल ग्राउंड है हमारे पास, दूसरा टर्मिनल का हमें नहीं पता, तो ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0 वोल्ट। तो इधर से हमने मिनिमम जो एक मैक्सिमम जो वैल्यू रजिस्टर की लगा सकते हैं 1 मेगा। इधर से जब हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो क्योंकि ये 0 वोल्ट है तो जो रेजिस्टेंस है वो खाली ये रेजिस्टर रह जाएगा R1 इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में। वर्चुअल ग्राउंड काउंट्स एज अ ग्राउंड इन दिस केस। तो R1 की वैल्यू हम लगा देते हैं 1 मेगा की, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। R1 की वैल्यू 1 मेगा की लगाई, इधर से जो करंट फ्लो करेगा I1 वो हमारे पास आ जाएगा VI ओवर R1। अब आगे जो है हमारे पास यहाँ से तो कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो यही I1 जो है ये ऊपर फ्लो करेगा और I3 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं I3 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये VI ओवर R1 हमें पहले पता है, मैं बार बार ये नहीं लिखता। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे क्या है, हम ओहम्स लॉ लगाते हैं। इधर Vx वोल्टेज है, यहाँ पे हमारे पास 0 वोल्ट है, तो 0 माइनस Vx ओहम्स लगा, टेल माइनस हेड इज इक्वल टू I3 की जगह I1 ही मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो पता है कि ये उसके बराबर है I1 R2, जिसका मतलब है कि हमारे पास Vx इज इक्वल टू माइनस
I1 की वैल्यू अभी नहीं मैं प्लेस करता, एंड पे ही मैं प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं ये कॉम्प्लेक्स हो जाने वाला। I1 R2, ठीक है, ये मेरे पास चीज़ आ गई, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब उसके बाद एक ये ना करंट आ रहा है ग्राउंड से इस तरफ को, तो इधर भी ओहम्स लॉ लगा लेते हैं। इधर Vx की वैल्यू हमें पता है, नीचे ग्राउंड है, तो ये करंट कितना आएगा, 0 माइनस Vx, ठीक है, ये मैं निकाल रहा हूँ I3 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू I3, सॉरी ये I2। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। इधर से अगर हम I3 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगी माइनस Vx ओवर R3। तो ये कितना करंट हमारे पास इधर से आ रहा है। ये आगे हमारे पास फिर मूव होता है, जो I4 करंट होगा वो होगा I2 प्लस I3, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है इसको I4 को हम एक तो लिख सकते हैं, रिलेशन हमारे पास आ गया I2 प्लस I3, तो I2 I1 के बराबर है। I1 की वैल्यू थी VI ओवर R1, VI ओवर R1, और जो I3 हमारे पास है वो इसके बराबर था माइनस Vx के बराबर है। Vx इज माइनस I1 R2, माइनस माइनस कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाता है प्लस साइन आ गया I1 R2 ओवर R3। I1 की वैल्यू दोबारा मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ये I1 की वैल्यू होगी, बाकी ये R2 है और ये R3, इनसे करना है R2 ओवर R3, ठीक है। तो ये इसको या दूसरे अल्फाज में अगर I1 को इसको उसी फॉर्म में लिखें तो हम यूं भी कर सकते हैं कि I1 1 प्लस R2 ओवर R3, ठीक है। तो यहाँ पे ये I4 हमारे पास करंट आ गया इधर से जो मूव कर रहा है। अब हम जब यहाँ पर से वोल्टेज आउटपुट की निकालनी है तो हम ओहम्स लॉ लगाएंगे इसके क्रॉस। तो ये हमारे पास क्या बनता है, टेल माइनस हेड Vx माइनस V आउटपुट इज इक्वल टू I4 R4। अब यहाँ पर से अब मुझे कुछ पिछला हिस्सा जो है वो चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी जगह बनाने के लिए, इसके थोड़ा ना ये लेंथी है। तो ये V आउटपुट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये V है, इज इक्वल टू, ये इधर ले गए Vx विच इज इक्वल टू माइनस I1 R2, ये इधर ले गए थे, ये अगली तरफ आ जाएगा माइनस I4, जो कि ये पूरा है टाइम्स R4, माइनस I1 कर लेते हैं 1 प्लस R2 ओवर R3 मल्टीप्लाइड बाय R4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल जो है कि आउटपुट किसके बराबर है। Vx की वैल्यू इधर से प्लेस कर दी, ठीक है, और बाकी जो है ये I4 की वैल्यू I1 की टर्म्स में लिख दी। तो इधर हर जगह पे अगर मैं इनपुट की भी वैल्यू डाल दूं
कहाँ पे डालें कहाँ पे डालें, अब ये कुछ हिस्सा रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे इनपुट वगैरह हमें पता है I1 किसके बराबर है, तो मैं ये हिस्सा रहने देता हूँ लिखा हुआ, यहीं पे कहीं लिख देता हूँ। तो भी आउटपुट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, माइनस साइन कॉमन ले लिया आपने, और क्या किया है आपने, यहाँ पे हमारे पास R1 एक I1 हमारे पास बराबर है BI ओवर R1 ओवर R1, ठीक है। फिर ब्रैकेट एक पूरा जब आप ले लेते हैं, उसके अंदर आ जाएगा R2 प्लस 1 प्लस R2 ओवर R3 मल्टीप्लाइड बाय R4। तो ये आपके पास ओवरऑल जो है ये रिजल्ट इधर आ जाता है। इधर मेरे ख्याल में इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये नेक्स्ट जगह पे किया होगा, यहाँ पे क्योंकि अब जगह नहीं रही इतनी, तो मैं एक खास लेवल तक यहाँ पे करना ठीक था। I4 की वैल्यू उसी तरीके से यहाँ पे निकाली हुई है जैसे हमने निकाली थी, BI ओवर R1 कॉमन ले लिया था, और यहाँ पे जो है R2 को भी उधर से कॉमन ले लिया गया। ठीक है, अब वो रिलेशन नहीं, लेकिन ये इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा। वो जो टर्म थी उसके अंदर उन्होंने पहली टर्म के अंदर लिखा हुआ था R2, वो कॉमन ले लिया था। सेकंड टर्म थी आपके पास R4 की, तो ये कॉमन लेके और इस तरह से जो है ना ये वाला आपके पास रिलेशन नेट आ जाता है इसमें, जहाँ पे माइनस R2 ओवर R1 नॉर्मल गेन होता था, लेकिन एडिशनल 1 प्लस R4 ओवर R2 प्लस R4 ओवर R3 भी आ गया। तो ये जो चीज़ें आपने दो रेजिस्टर्स लगाए हैं वो यहाँ पे आपको गेन्स एडिशनल प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, अब हमारे पास R1 तो फिक्स है 1 मेगा का। अब हमारा टारगेट है कि जितना गेन बढ़ा सकें उतना बढ़ाएं। ये हमारे पास है 1 मेगा का, ठीक है। अब R2 जो हमने यहाँ पे लगाया है, अब 1 मेगा से बड़ा हम लगा नहीं सकते, कम लगाएंगे तो गेन रिड्यूस हो जाएगा। तो R2 को भी जो है हम 1 मेगा ओम रख देते हैं। उसके बाद जनाब ये तो टर्म हमारे पास 1 है, मतलब कि ये जितने भी रजिस्टर की चीज़ होगी उसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा, इसने तो इतना कुछ नहीं ऐड करना। उसके बाद है हमारे पास R4 ओवर R2। R2 पहले ही आप यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं 1 मेगा, ठीक है। तो अगर R4 की वैल्यू 1 मेगा से कम रखेंगे तो गेन एक्चुअली रिड्यूस होगा, तो इसको फिर हम 1 मेगा कर देते हैं। यहाँ पे R4 फिर से हमारे पास है 1 मेगा, क्योंकि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। और यहाँ पे ये जो R3 है, R3 पे कहीं पे भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर हम क्या करें कि R3 की वैल्यू R4 के मुकाबले में बहुत कम कर दें, अगर टोटल आप अब तक ये इन वैल्यूज़ के साथ गेन देखें ना, तो वो आपके पास बनता है -1 टाइम्स 1, ये वाला 1 प्लस 1 ये वाला हो गया, प्लस आपके पास है ये वाली टर्म। तो इस टर्म का गेन अगर आपके पास हो जाए 98, तो 98 प्लस 99 प्लस 100 टाइम्स -1 इज इक्वल टू -100, जो कि आपको गेन जो है प्रॉब्लम में पूछा गया। तो आप इसको अगर 98 कर दें तो आपके पास वो अचीव हो जाता है। 98 करने का क्या मतलब है कि 1 मेगा जो कि R4 की वैल्यू है डिवाइडेड बाय R3। R3 आपके पास क्या है, R3 जो आपने निकालना है आपके पास ये 98 के बराबर आना चाहिए, जिसका मतलब है कि R3 इज इक्वल टू 1 मेगा ओवर 98। ठीक है, तो ये एक अजीब चीज़ आ गई जहाँ गेन बढ़ाने के लिए एक्चुअली एक रजिस्टर कम करना पड़ रहा था।
इस सारे को आगे हम देख के इसकी वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यू इस R3 की यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं निकाली गई। तो ये आप कर सकते हैं 1 मेगा को अगर 98 से या तकरीबन 100 से कम डिवाइड करें 1 मेगा को, तो ये बन जाएगा तकरीबन 10 किलो ओहम के करीब। ठीक है, तो आप जो है ये रजिस्टर ये 1 मेगा का लगा देंगे। ये रजिस्टर 1 मेगा का है, ये रजिस्टर आपके पास 1 मेगा का है, ये रजिस्टर आपके पास जो है 1 मेगा का है, और ये रजिस्टर आपके पास तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो है ये 10 किलो ओम का है। 10 नहीं 100 किलो ओम का शायद चाहिए, 100 किलो ओम नहीं 10 ही चाहिए, गेन आपके पास तभी आएगा। ठीक है, इसको हम 10 किलो ओम का तकरीबन रजिस्टर लगा देंगे R3। जब आप ये करेंगे तो जितना ये रजिस्टर आप काम में एक तरह का करते रहेंगे उतना ही गेन आपके पास ज़्यादा आएगा। और इस पूरे की एक वजह है, वो वजह क्या है कि आपके पास जो ये स्ट्रक्चर बना है ना, उसमें ये जो एक्चुअल आप जो गेन ले रहे हैं ना, वो अब रजिस्टर्स की डायरेक्टली वजह से नहीं है, वो आपके पास ये I3 का करंट गेन है। जितना आप ये रजिस्टर कम लगाते हैं उतना ही ज़्यादा करंट आपके पास इधर से फ्लो करता है। I1 और ये करंट बराबर है, और आइडियली अगर आपने जो है ये ना स्ट्रक्चर लगाया हो तो यही करंट गेन डिटरमिन करता है। अब आपने एक I3 लगाया जो कि 98 टाइम्स 98 या 99 टाइम्स जो है दिस मच वो करंट यहाँ से ऐड कर रहा है, और वो जब करंट यहाँ से ऐड करता है तो उसके बाद इस रेजिस्टर के क्रॉस एक ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वोल्टेज ड्रॉप आता है, और वो आपको गेन जो है यहाँ पे -100 तक ले जाता है। ये आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो ये वहाँ पे मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, इसी तरीके से ये एक और एक्सरसाइज क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम करेंगे तो उसके बाद ये आज का लेक्चर जो है फिनिश है। इसमें क्या है, फॉर द सर्किट इन फिगर E2.6 जो कि यहाँ पे गिवन है, अवेल्युएट करना है हमने नंबर्स के साथ। अब V1 I1 I2 तकरीबन हर चीज़ ही निकालनी है जो कि निकाली जा सकती है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे हम पहले करते थे। ए हमारे पास है वो इन्फिनिटी है, आइडियल ओप एम्प है। ठीक है, तो आइडियल ओप एम्प के केस में जहाँ पे ये इन्फिनिटी है ये दोनों वोल्टेजेस बराबर होंगे। V1 इज इक्वल टू 0, I1 पूछा गया है, ये 1 वोल्ट है, ये 0 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 के इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, 1 मिली एम्पेयर का करंट इधर से फ्लो कर रहा है। फिर हमसे पूछा गया I2, अब क्योंकि यहाँ से कोई करंट नहीं है आइडियल ओप एम्प, I2 I1 के बराबर होगा, I2 इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। ये 1 मिली एम्पेयर आ गया। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है कि जी आउटपुट कितनी है, जहाँ पे हम आउटपुट पे आ गए। तो अब आउटपुट के लिए हमारे पास जो है, हमें पहले ही रिलेशन इसका याद है, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस, हम देखते हैं कि जी नेगेटिव फीडबैक है और इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, माइनस R2 ओवर R1। ठीक है, तो ये 10 के है, ये 1 के है, तो ये गेन आ गया टाइम्स, ये गेन था, आगे मल्टीप्लाई भी करना है V इनपुट से, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 1 वोल्ट है, ये 10 के है, ये 1 के है, तो माइनस 10 वोल्ट V आउटपुट हमारे पास आ गया। फिर लोड रजिस्टर एक ये लगा हुआ है, इसके क्रॉस वो पूछ रहा है कि क्या करंट है, तो लोड रजिस्टर के क्रॉस अगर देखना है वोल्टेज कितनी है, -10 है, तो करंट 1 के में से जो गुजरेगा वो होगा -10 मिली एम्पेयर। और फिर आई आउटपुट उसने पूछा है, आई आउटपुट अब कहाँ से हमारे पास आएगा कि ये एम्पलीफायर की आउटपुट से कितना करंट आ रहा है। याद रहे कि जैसे आउटपुट स्टेजेस आपने यहाँ पे पावर एम्पलीफायर्स और चीज़ें एक्चुअल
ओप एम्प में लगी होती हैं, तो ये करंट काफ़ी प्रोवाइड कर सकता है। तो आई आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1 मिली, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो है -10 मिली। तो आई आउटपुट ये इस नोड की तरफ आ रहा है +1 मिली, ये इस नोड की तरफ आ रहा है इज इक्वल टू जो इस नोड से वेज आ रहा है -10 मिली एम्पेयर। तो इसके अंदर हमारे पास, जब इसको सॉल्व कर लेते हैं, केसीएल लगाया मैंने यहाँ पे, ये बन जाता है -11 मिली एम्पेयर, और ये जो -11 मिली एम्पेयर है ये आपके पास इधर से आ रहा है। तो यहाँ पे एक हमने चीज़ देखी कि लाजमी नहीं है कि सारा का सारा करंट आपके पास यहाँ से आ रहा हो, बेशक गेन ये हिस्सा डिटरमिन कर रहा है। अगर लोड को एक्स्ट्रा करंट चाहिए तो वो एक्स्ट्रा करंट ये ओप एम्प प्रोवाइड करेगा। अब हमसे पूछा गया है कि जी आउटपुट ओवर इनपुट कितना है गेन, तो वो हमने पहले ही बल्कि रिलेशन से यूज़ किया था, -10 वोल्ट पर वोल्ट। ये हमारे पास ये टर्म है, -10 है। लोड करंट डिवाइडेड बाय इनिशियल करंट, आई शायद इसको कहे। तो लोड करंट अगर हम देखें तो वो हमारे पास है, हाँ जी, लोड करंट कितना है, लोड करंट -10 है, इनिशियल करंट 1 मिली एम्पेयर है। तो लोड करंट ये हो गया, तो ये -10 का आ गया क्योंकि ये -10 मिली एम्पेयर है, यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर था। तो पावर अगर हम देखें तो पावर के केस में क्या होगा कि जी वोल्टेज, इसको हम यूं देख सकते हैं, वी आउटपुट आई आउटपुट। ठीक है, उसके लिए मैं अब उस साइड पे नहीं जाता क्योंकि लोड करंट लाजमी नहीं है कि हम इसको मल्टीपल पॉइंट से हम देख सकते हैं। ओप एम्प के केस में हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा करंट सप्लाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखेंगे तो वी आउटपुट आई आउटपुट ओवर वी इनपुट आई इनपुट करें तो ये हमारे पास आ जाता है ऊपर -11 टाइम्स, नहीं ऊपर वोल्टेज -10 टाइम्स -11 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास कितना था, 1 वोल्ट टाइम्स 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो यूनिट्स दोनों तरफ एक जैसे हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 110 वाट पर वाट कह लें इसको, यूनिट्स को, या मिली वाट लिख लें ताकि थोड़ा आइडिया रहे कि मिली वाट्स में सारा काम हो रहा है। तो आपने ये जो ओप एम्प लगाया है, इसने इनपुट से जितनी पावर ली थी उसके मुकाबले में 110 गुना ज़्यादा जो पावर है वो ये आउटपुट लोड को सप्लाई कर रहा है। तो ये एक सेकंड चीज़ है जो कि ओप एम्प की वजह से आपके पास पॉसिबल हुई है। ठीक है, वरना जो है ये आमतौर पे इस तरीके से नहीं हो सकता था। तो इधर एक और जो चीज़ हमने जो ऑब्जर्व की है वो ये है कि जो ओप एम्प से आपके पास करंट आ रहा है वो भी फैक्टर इन होता है आपके पास आउटपुट वोल्टेज डिटरमिन करने पे। अगर लेट्स से कि हमारे पास ये ओप एम्प लगा हो जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 मिली एम्पेयर दे सकता है, आउटपुट को दे सकता है या ले सकता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, और आप इधर जो है 1 ओम का रजिस्टर लगा देते हैं जिसके लिए आपको जो है ये 15 मिली एम्पेयर दे सकता था, ये आपको कहता है कि जी मुझे 10 एम्पेयर या 1 एम्पेयर करंट दो। तो उस केस के अंदर आपके पास ये उस वोल्टेज को रीच नहीं कर सकेगा। ये उसी तरह का इम्पैक्ट है जिस तरह का आपके पास जो है क्लास ए पावर एम्पलीफायर में बाइसिंग के दौरान आ रहा था। ठीक है, जहाँ पे आपके पास एक करंट सोर्स जो है वो बाइसिंग कर रहा था और यहाँ पे आपके पास जो है वो लोड लगा हुआ था, इधर इनपुट आ रही है इस तरह करके। ठीक है, तो वहाँ पे ये आई करंट था, और जो आउटपुट है अगर आप मैक्सिमम पीक तक चाह रहे थे कि वो जाए तो आपको सफिशिएंट करंट इधर से प्रोवाइड करना था। तो अब इसी तरीके से जो है यहाँ पे ये करंट इतना होना चाहिए ताकि आप मिनिमम वोल्टेज या
जो डिज़ायर्ड है वहाँ तक जा सकें। अगर आप वहाँ तक नहीं जाएंगे आपके पास वोल्टेज क्लिप ऑफ हो जाएगी। ये इम्पैक्ट हम ये इन चीज़ों का आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जितना आज के लिए डिस्कस करने के लिए रखा था उतना पोर्शन हमने कर लिया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने वेटेड समर देखना है, मॉडिफाइड वेटेड समर। ये अभी टाइम इतना नहीं, वरना क्विकली कर लेते। और उसके बाद जो है हम नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और डिफरेंस एम्पलीफायर्स वगैरह करके कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ऑप एम्प्स का पोर्शन हम ख़त्म कर सकें। जो आपने क्वेश्चंस पूछने हैं वो अब आप रेगुलर सेशन में पूछ सकते हैं, Q&A सेशन।